आज हम लोग अकाउंटिंग की डिफिनीशंस, अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो अकाउंटिंग को जानने से पहले हम अकाउंटिंग के थोड़े पास्ट में जाते हैं। जब हमारी अकाउंटिंग पहली बार यूज होना शुरू हुई, उसके थोड़ा पास्ट में जाते हैं। तो पहले जब सिविलाइजेशन के रूप में धीरे धीरे लोग डेवलप किए, तो बिजनेस का रूप जो पहली बार आया सामने कि गांव में लोगों को डिफरेंट वर्क दिए गए। जब लोग गांव में बसने लगे, गांव के रूप में, तो कोई एग्रीकल्चर का काम किया, कोई एनिमल का फार्मिंग का काम किया, तो कोई बर्तनों को बनाने का काम किया। तो हर आदमी अपने अपने रिलेटेड वर्क में लग गया। जब उसको अपने सामानों को बेचकर दूसरे के सामानों को खरीद लेता था, जब उसे जरूरत पड़ी कि नहीं हमें अनाज चाहिए, हमें बर्तन चाहिए, हमें दूध चाहिए, तो अपने सामानों को देकर दूसरे के सामान को खरीद लेता था, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। उस समय बिजनेस बहुत छोटे पैमाने पर होता था, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम उसको लिखें, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालें, ऐसी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में अमेरिका काफ़ी स्ट्रांग कंट्री है, तो पास्ट में बहुत पहले रोम बहुत ही डोमिनेटिंग कंट्री थी। वहाँ का जो सिविलाइजेशन जो था वो बहुत काफ़ी डेवलप था। वहाँ के लोग काफ़ी डेवलप कर गए थे बिजनेस के क्षेत्र में। तो वहाँ पर एक मैथमेटिशियन था, ल्यूकस पैसियोली। वहाँ के बिजनेसमैनों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप बिजनेस में होने वाले जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड कोई रूल्स बताइए, जिसको हम रूल्स पर फॉलो करते हुए बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करें, जिससे ईयर के लास्ट में हमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल सके। तो उसने अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स के लास्ट पेजों पर उसके कुछ रूल्स लिखे कि आप इनको फॉलो करते हुए अपने बिजनेस में होने वाले दिन भर की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करो। तो वहीं से वो था ईयर 1494, वहीं से अकाउंटिंग का पहले ओरिजिन माना जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट में हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम मानते हैं, तो ये इसकी शुरुआत 18वीं सेंचुरी में आई, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनी, बहुत बड़े बड़े उद्योग बने, कारखाने बने, उसमें कई हजार एम्प्लॉयज़ काम करने लगे, बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल खरीदे जाने लगे, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके एक देश से दूसरे देश बेचे जाने लगे। तो ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अगर कोई पर्सन ये चाहे कि हम इस सारे ट्रांजैक्शन को अपने दिमाग में रख सकें और समय आने पर उसका सही उपयोग कर सकें, अब ये पॉसिबल नहीं रहा कि हम जब चाहें जो चाहें अपने माइंड से रिकॉल करें, हमें मिल जाए कि हमें किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, हमारे पास कितने की मशीन है, कितना प्लांट है, कितना गुड्स बनाया, किसको देगा, किस कंट्री में गया। तो एक पर्सन के पास पॉसिबल नहीं कि इन चीज़ों को याद करे। तो फिर इंग्लैंड में पहली बार अकाउंटिंग को लेकर एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, बहुत सारे रूल्स बने, जिनको हम आज डबल अकाउंटिंग सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट्स वर्ड जब आया, तो उसमें यह कहा गया कि अकाउंटिंग को एक आर्ट माना गया कि हम एक मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर से हम अपने बिजनेस में होने वाले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, उसको क्लासीफाई करें, क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज करके उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जाने, और वह एक जो हो एक जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बना हो। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को अकाउंट्स कहा गया कि हम बिजनेस में होने वाले बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एक हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसको क्लासीफाई कर लेंगे, समराइज करने के बाद हम अपने बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को बता लेंगे, और उसके बाद जो भी रिलेटेड पार्टियां हैं उसको यूज करें। तो अकाउंटिंग में इसी को शामिल किया गया। तो अब हम लोग अकाउंटिंग जब आ गई, तो अब अकाउंटिंग प्रोसेस में जो अकाउंट पर वर्क करता है उसको अकाउंटेंट बोला जाता है। तो जब एक अकाउंटेंट बिजनेस में आकर अपना वर्क स्टार्ट करता है,
तो उसको एक ऑफिस दे दी जाती है और उससे ये कहा जाता है कि तुम बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जब बिजनेस के अकाउंट्स के रूल्स बनाए गए तो ये बताया गया कि बिजनेस में होने वाली हर एक्टिविटीज़ को अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा, केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेगा जो इकोनॉमिक नेचर की होंगी। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज़ को इफेक्टिव कर दें, ऐसे एक्टिविटीज़ जिनसे असेट्स घट बढ़ जाए, लायबिलिटी घट बढ़ जाए, या असेट्स बढ़े लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटी घटे असेट्स घटे, ऐसी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा गया। तो जब एक अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन मिला कि तुम्हें बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना है, अब वो अकाउंट की बुक्स उसके हाथ में दे दी गई और बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट को भेज दी गई कि भाई तुम लो, और इससे कहा गया कि तुम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू करो, अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करो। तो अकाउंटिंग वर्क के बारे में बता दिया गया कि यह एक साइंटिफिक वर्क होगा, ऐसे रूल रेगुलेशन पर वर्क किया जाएगा जिससे हम बिजनेस की प्रॉफिट के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन को बता सकें। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस में एक अकाउंटेंट का जो पहला वर्क होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होगा कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन उसको मिली हैं उनमें से उन एक्टिविटीज़ को अलग करे जो इकोनॉमिक नेचर की हैं। तो इकोनॉमिक नेचर की बताया जिनसे कि बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ इफेक्टिव हो रही एक्टिविटीज़ से उनको अलग करके पहले रख ले, और जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक नेचर की नहीं उसको हटाए, उसका बिजनेस की अकाउंटिंग प्रोसेस में उसका कोई भी काम नहीं होगा। तो जब वो आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो अब वो बिजनेस की बुक्स में उसको पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, अब वो बिजनेस की बुक में उसको पहले लिखेगा। तो उस लिखने वाले प्रोसेस को रिकॉर्डिंग बोलते हैं, और रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि उसको वो जर्नल की बुक में लिखेगा। जर्नल और उसकी जो सब्सिडियरी बुक्स है, आगे हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उनमें वो लिखेगा। लेकिन लिखने से पहले वो एक वर्क पहले कर चुका होगा आइडेंटिफिकेशन, कि आपको बिजनेस की एक्टिविटीज वही रिकॉर्ड करनी है जो इकोनॉमिक नेचर की हैं, अदर एक्टिविटीज को इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद जब वो रिकॉर्डिंग करेगा तो उसको बोला जाता है जर्नल। अब देखो, जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल का एक रूल है कि आप जो भी जैसे भी सीक्वेंस में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते चलो, उसको लिखते चलो। जब आपने गुड्स परचेज किया तुरंत रिकॉर्ड करो, अगले दिन सेल किया तुरंत रिकॉर्ड करो, उसके तुरंत बाद आपने एक्सपेंस पेड किया उसको रिकॉर्ड करो। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रेगुलर आप रिकॉर्ड करोगे और ये 365 डेज वर्क होता रहेगा। तो अब पता चला कि हमारे बिजनेस में बहुत लार्ज स्केल पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करके बहुत सारी मोटी बुक हो गई हमारी, और हमारा मैनेजमेंट हमें कॉल किया और पूछा कि बताओ तुमने पूरे ईयर में कुल कितने का गुड्स परचेज किया, कुल कितने का गुड्स सेल किया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ टोटल कैश कितनी आई, कितना हमें ए और बी से लेना और देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम जर्नल में लिखे हैं, लेकिन अगर हमें तुरंत उसको देने हुआ तो उस जर्नल की बुक से देना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। और हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में हमें मैनेजमेंट के द्वारा हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, हमें फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए इनके अलग अलग अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमने उसको जर्नल की बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो तुरंत हम एक नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, उस जर्नल की बुक से क्लासीफाइंग वर्क करेंगे। क्लासीफाइंग में हम लोगों को बनाना होता है लेजर। लेजर क्या होता है, देखिए क्लासीफाइंग में क्या होगा, जितने भी हमने जर्नल बनाए हैं, जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को लिखे हैं उसमें काउंट करेंगे कितने वर्ड्स आए हैं। जैसे कैपिटल वर्ड आया होगा, कैश वर्ड आएगा, परचेज करोगे परचेज आएगा, सेल्स आएगा, राम श्याम अजय विजय मशीन फर्नीचर, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रूप में नाम आए हैं, हर नाम का एक अलग बुक में एक अकाउंट्स बनेगा। उससे रिलेटेड उसके डेबिट और क्रेडिट में हम पूरे ईयर के ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी के लिखे रहेंगे, एक पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे रहेंगे। हम उसको ऐड करके बता देंगे
किस पर्सन से इतना लेना देना है, बिजनेस में इतनी कैश आई और गई, श्याम से इतना लेना है, राम को इतना देना है, हमारे पास फर्नीचर इतने का है, मशीन इतने का है। हम एक पेज पर एक रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिख लेंगे। ऐसे वर्क को कहा जाएगा क्लासीफाइंग करना। तो जब हम क्लासीफाइंग कर लेंगे तब अगर हमारा मैनेजमेंट ये पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास पूरे ईयर में गुड्स कितने का परचेज किए, गुड्स कितने का सेल किया, आपके पास कैश कितनी आई, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, तो आप जर्नल को लेकर नहीं जाओगे, तुरंत लेजर को लेकर जाओगे, क्योंकि क्लासीफाई रूप में उसमें आप उसको लिखे हो। तो क्लासीफाइंग में हर एक अकाउंट्स का अपनी एक अलग कॉपी पर, एक अलग पेज पर उनका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया होगा, उससे रिलेटेड पूरे 1 ईयर के ट्रांजैक्शन आप एक ही जगह पा जाओगे। अब मान लो रिकॉर्डिंग हो गई और क्लासीफाइंग हो गई। अब ये मैनेजमेंट आपसे कहता कि आपने 2 वर्क कर लिए, जरा ये बताओ कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये बताओ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इन 2 वर्क से हम इसको नहीं बता पाएंगे, या बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा हमें। तो अब इसके लिए हमें एक और वर्क करना होगा, वो होगा समराइजिंग। समराइजिंग वर्क में हम पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इस लेजर की हेल्प लेकर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। जैसे मान लो जर्नल 1000 पेज में हुए हैं तो हमारा लेजर 50-60 पेज में आ जाएगा, और ट्रायल बैलेंस उसको 1 पेज में बदल देगा, यानी पूरे साल भर के होने वाले ट्रांजैक्शंस को 1 पेज में ला देगा, एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। तो इस लेजर की हेल्प लेकर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो जो आइटम होंगे उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद इनको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम ये जान जाएंगे कि हमारा जो ये ट्रायल बैलेंस है वो अर्थमेटिकली ट्रू है, हमारे जो है मैथमेटिकली ये ट्रू बना है। लेकिन अगर हमने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया है, हमारा अकाउंटेंट सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है, तब हम मान जानेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। और इस करेक्ट ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेकर हम एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे समराइजिंग वर्क में। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट ये हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस बताएंगे, और बैलेंस शीट जो होगी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रांग है कि वीक है, इसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जब हम इस प्रोसेस में आ गए, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद जब पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड किया तो उसको रिकॉर्डिंग बोला, जर्नल। फिर हमने उस जर्नल की हेल्प लेकर उसको क्लासीफाइंग कर दिया, हर वर्ड्स के लिए एक अलग अकाउंट्स बना दिया, रिलेटेड ईयर के ट्रांजैक्शन लिख दिए। लेकिन इन 2 वर्क के बाद भी हमें तुरंत प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे, उसके लिए हम लोग उसको समराइज करेंगे इस पूरे आइटम को, और समराइज करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। सारे आइटम जो भी वर्ड आए डेबिट क्रेडिट में लिखकर उसको टोटल कर लेंगे, और इसकी हेल्प लेकर ट्रेडिंग पीएल निकालकर हम प्रॉफिट और लॉस बता देंगे, और बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन बना देंगे। तो ऐसा प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बनने के बाद ये नहीं कि अकाउंटिंग वर्क पूरा हुआ, उसके बाद आती है बारी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशन वर्ड में जब ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बन जाएगा तो अकाउंटेंट उसको मैनेजमेंट के सामने लाकर रख देगा, ये लिखिए हमारा काम पूरा हुआ। तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो इंटरप्रेटेट और एनालिसिस करेगा, कंपेयर करेगा लास्ट ईयर से, आने वाले जो बीते वाले ईयर है, कि हमारा उस ईयर के हिसाब से प्रॉफिट बढ़े, किस रेशियो में बढ़े, क्या हमारी जितनी सेल्स बढ़ी उतना प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बढ़ा, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज किए, क्या हमारा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में इंक्रीज किया, या फिर जो है हम क्या ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं जिनको कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिसीजन और इंटरप्रिटेशन का काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कम्युनिकेशन वर्क में बिजनेस में डिफरेंट पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, अकेला बिजनेसमैन ही नहीं होता, बिजनेसमैन के साथ साथ अदर्स लोगों के भी इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। जैसे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज ये चाहेगा जानना कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, हमारी सर्विस सिक्योर्ड है, हमको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, हमारा बिजनेस नहीं बंद हो सकता। फिर उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं, जो उधार गुड्स हैं,
वो भी जानेंगे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, हमारा पैसा हमको मिल जाएगा। बैंक भी मांगेगा कि हमें ये बुक्स दो, वो भी देखेगा कि हमने इसको लोन दिया है और लोन का पैसा हमारा रिकवर हो सकता है। बाहर के जो अदर इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना बुक्स को देखेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगा रखा है वो सिक्योर्ड है। तो रिलेटेड पार्टियों के पास ये सारा डॉक्यूमेंट जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट है जब पहुंच जाएगी तो हर पार्टीज अपने अपने हिसाब से उस पर डिसीजन लेगी और फिर हमारा अकाउंटिंग वर्क एंड हो जाएगा। तो ये 1 साल की एक्टिविटीज हुई। और फिर नेक्स्ट ईयर मान लो 1 जनवरी, तो फिर 1 जनवरी से हमारा अकाउंटेंट फिर शुरू कर देगा आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना। फिर उस ईयर में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होंगे, फिर कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा। ये ईयर बाय ईयर रेगुलर चलता रहेगा। यही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है।